हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकेश अग्रवाल, फैकल्टी कॉमर्स ABST बियानी गर्ल्स कॉलेज। आज आपका स्वागत करता हूं गुरु KPO चैनल पे। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक यूट्यूब की नई सीरीज जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं अकाउंट्स का कोर्स, जो काम आने वाला है आप लोगों के लिए BCom फर्स्ट ईयर, BBA फर्स्ट ईयर और MBA फर्स्ट ईयर के लिए भी। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लास 11th में भी पढ़ाए जाते हैं, BCom फर्स्ट ईयर में, BBA फर्स्ट ईयर में, BCA सेकेंड ईयर और MBA फर्स्ट ईयर सभी में। तो ये जानना बेहद जरूरी होता है कि अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। किसी भी चीज को, कोर्स को अगर शुरू करना है, अकाउंट्स की पढ़ाई को अगर शुरू करना है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। कहते हैं ना, जब तक कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप नहीं करोगे तो आगे की स्टडीज कैसे समझ आएंगी। तो हमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पहले कवर करते हैं, समझते हैं कि अकाउंट्स को बनाने से पहले कौन से कॉन्सेप्ट जरूरी हैं सीखने, ताकि अकाउंट्स जब बनाएं तो एक चीज की क्लैरिटी रहे कि करना क्या है। तो आओ आज एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चालू करते हैं उसमें से, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में इसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कई लोग। इसका मीनिंग ये होता है कि जो बिजनेस का ओनर है ना, और जो बिजनेस है, ये दो अलग हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? बेटा देखो, ये है एक बिजनेस का ओनर और ये है बिजनेस। ये बिजनेस है हमारा कोई, ठीक है। ये हमारा एक बिजनेस है किसी भी चीज का। तो इस बिजनेस के जो नाम है, अगर हम बोलें कि जैसे आप अब बोलो जियो टेलीकॉम, आप जियो टेलीकॉम बोलो तो जियो क्या है? एक बिजनेस का नाम है। और जबकि अगर हम बोले कि मुकेश अंबानी, उसका कौन है बेटा? ओनर है। मुकेश अंबानी जी, ये कौन है बेटा? इसके ओनर है। तो इसका मतलब जब अकाउंट्स बनाए जाएंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाने चाहिए? मुकेश जी के या फिर जियो टेलीकॉम के? ध्यान से सुनना बेटा, जब बिजनेस की बात होती है, अकाउंटिंग होती है, वो बिजनेस की जाती है, ओनर की नहीं की जाती है। देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता क्या है, पहले थ्योरेटिकल बताता हूं, फिर आपको समझाता हूं ये है क्या। देखो, एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। यानी बिजनेस और ओनर दोनों की अलग अलग पहचान होती है, ये दोनों एक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई बिजनेस है, आप और आपका बिजनेस एक ही है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप ही मालिक हो, तो बेटा आपको गलत लगता है। आपका बिजनेस और आपकी अलग पहचान है, दोनों की अलग पहचान है। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती है, पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है, देयरफॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती है ना बेटा, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती हैं? आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनर्स। बेटा ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करनी है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होनी चाहिए? हमेशा बिजनेस की। आइए समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस के अंदर ओनर ने कुछ पैसे लगाए, बिजनेस में ओनर ने कैश दिया। मालिक तो बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जनरली पहली ट्रांजैक्शन यही देखने को मिलती है हमें। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हम देखें तो मालिक ने बिजनेस को पैसे दिए, तो बच्चे बोलते हैं कि, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं जब पूछते हैं कि क्या हुआ इस सिचुएशन में, तो कहते हैं सर हमने बिजनेस स्टार्ट किया और हमारे पास से पैसे चले गए। क्या सच में ऐसा हुआ? अगर हम अकाउंट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारे पास से पैसा गया नहीं है, हमारे पास से तो पैसा आया है। सर क्या मजाक करते हो आप भी? हाँ बेटा, पैसा आया है। क्यों? क्योंकि हमें जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ना, जो सोचने का जो नजरिया रखना है, वो बिजनेस का रखना है, ओनर का नहीं। देखो बेटा, मैं जनरली ये कहता हूं कि इसकी आईज ऐसे क्लोज्ड बना रहा हूं, इसकी पलकें नीचे हैं, इसका मतलब इसकी आईज क्लोज्ड हैं, ये आईज ओपन हैं। यानी जो आपको सोचने का नजरिया रखना है ना, पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, वो बिजनेस का रखना है, ना कि ओनर का। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब आप बताओ कि बिजनेस के पास पैसा आया या गया? जो भी डिसाइड करो, कमेंट में जरूर बताना कि बिजनेस में पैसा आया है या गया है। अब बिजनेस के नजरिए से देखो, तो अब आप देखो पॉइंट ऑफ व्यू कहां का देख रहे हैं हम? बिजनेस का। अब आपको क्या दिख रहा है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। इसका मतलब जब आप एंट्री भी करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश को डेबिट कब करते हैं बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब पैसा आता है तभी तो डेबिट होता है। इसका मतलब सर आपको कॉन्सेप्ट तो बच्चों पता नहीं था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, लेकिन एंट्री सही बनाई आपने कैश को डेबिट किया। कैश डेबिट करने का मतलब कि डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब आपको यह तो पता है कि कैश आया है, लेकिन जब यहां पूछते हैं कि बताओ पैसा आया गया, तो क्या आप क्या बोल जाते हो
कैश गया। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आप हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कभी भी बिजनेस के कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। और ये बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर अकाउंट्स को ठीक से समझना है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बिजनेस का होना चाहिए, कभी भी ओनर का नहीं। तो इसी एग्जांपल से देखें तो सोच के देखो, अब हमें बिजनेस के नजरिए से बात करनी है, तो जब भी मालिक हमें पैसे देगा वो बिजनेस के नजरिए से लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। सोचो ना, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपको वापस चुकाने पड़ेंगे ना, इसीलिए ओनर से जो पैसा बिजनेस को मिलता है उसे कैपिटल बोलते हैं। और वो कैपिटल किस साइड शो करते हैं अपन बैलेंस शीट में बेटा? लायबिलिटी साइड में शो करते हैं ना। उसके पीछे रीजन क्या है? यही तो रीजन है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्यों शो करते हैं, क्योंकि सर ओनर से जो पैसा मिला है, ओनर तो कोई और है, बिजनेस तो ओनर है नहीं, किसी और से अगर हमने पैसा लिया है तो वापस भी देना पड़ता है, ओनर से अगर पैसा लिया है तो ओनर भी वापस ले सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट है बेटा। फॉर एन एग्जांपल, इफ द ओनर ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल इन बिजनेस, इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू ओनर, यानी बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाती है अगर ओनर से पैसे मिल जाए तो। सिमिलरली इफ ओनर विड्रू ₹5,000, अगर ओनर पैसे ले जाता है तो, अगर ओनर पैसे ले जाता है तो क्या करेंगे? लायबिलिटी बढ़ाएंगे या कम कर देंगे? लायबिलिटी को कम कर देंगे। ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ ओनर्स कैपिटल, तो हम कैपिटल को कम कर देंगे, हमारी लायबिलिटी कम हो गई। अगर ओनर पैसे ले जाएगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अब मूव ऑन करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, इसके अंदर जो मेन बात कही गई है वो क्या है कि हम जब भी कोई बात लिखते हैं ना, अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो वो मनी की फॉर्म में करते हैं। मनी फॉर्म का मतलब, सर क्या हम, हमारी किराने की दुकान है, किराने की दुकान में आटा चावल चीनी तेल वेल कितनी चीजें बिकते हैं, कुछ चीजें किलोग्राम के हिसाब से आते हैं, कुछ चीजें लीटर के हिसाब से, कुछ पीसेस कुछ यूनिट्स के हिसाब से। तो क्या हम अकाउंट्स के अंदर किलोग्राम लीटर मीटर ये सब यूज करते हैं क्या? नहीं बेटा, अकाउंट्स के अंदर हमेशा रुपीज टर्म्स में लिखा जाता है। रुपीज टर्म्स यानी मॉनेटरी फॉर्म में। यानी अगर आप लोगों ने 10 किलो चावल बेचे हैं तो आप जरूर बिल बनाते समय 10 किलो का बिल बनाओगे, लेकिन जब उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी, 1 किलो 100 रुपए का है, 10 किलो हो गए 1000 रुपए के, तो जब आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो आप राइस सेल तो दिखाओगे लेकिन 10 kgs नहीं दिखाओगे, आप 1000 रुपीज दिखाओगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जब भी अकाउंट्स में कुछ रिकॉर्ड करो तो हमेशा याद रखना मनी की फॉर्म में करोगे, मॉनेटरी फॉर्म में करोगे, और जो चीज मॉनेटरी फॉर्म में नहीं बताई जा सकती उसे आप रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। यानी अगर आज कुछ ऐसा हुआ बिजनेस के अंदर जिससे हमारे बिजनेस पे असर आया, मान लेते हैं कि अपने आसपास को कुछ ऐसे दंगे हो गए जिसकी वजह से आज अपन को बिजनेस को शटर डाउन करना पड़ा। आज बताओ ये अपने लिए एक लॉस की बात है या नहीं है? कमेंट करके बताना जरूर कि ये लॉस है या नहीं अपने लिए। अब सोच के देखो, अगर लॉस है तो रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि आज दंगे हुए थे या कोई भारत बंद का आंदोलन हो गया था और अपन को अपना शटर डाउन करना पड़ गया, आज तो धंधा हुआ ही नहीं अपना। तो अगर बिजनेस आज नहीं हुआ तो क्या इस वजह से जो लॉस हुआ उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? बताओ क्या लगता है आपको, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए इसको? देखो, जिस चीज को आप मॉनेटरी फॉर्म में बता पाओ वही बात अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सकती है। क्या आप ये बात कैलकुलेट करके बता सकते हो कि आज अगर शटर खुला रहता तो कितने रुपए का बिजनेस हो जाता, कितने का प्रॉफिट हो जाता? क्या आप ये कंफर्म श्योरली बता सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। यानी जिस चीज को आप मॉनेटरी फॉर्म में नहीं बता सकते उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने अपने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मैनेजर रखा हुआ है जो आपके बिजनेस को बहुत बढ़िया चला रहा है, ठीक है? उस मैनेजर के अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी है, या आपने अपने जो प्रोडक्ट्स बना रखे हैं वो बिजनेस के इतने बढ़िया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं कि जो मतलब मार्केट के अंदर सबसे हाई क्वालिटी है, लेकिन आपका बिजनेस अभी सही से हो नहीं रहा है, सेल अभी ठीक से आ नहीं रही है क्योंकि आप नए नए लॉन्च हुए हो। क्या आपको अपने अकाउंट्स में ये बता सकते हो कहीं पे भी कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारी क्वांटिटी कम बिक रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हम बहुत बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं बेटा, अकाउंट्स के अंदर जो लिख सकते हैं ना वो है केवल मॉनेटरी टर्म्स, यानी रुपी वैल्यू। रुपी वैल्यू का मतलब देखते हैं मनी मेजरमेंट क्या कहता है। मनी मेजरमेंट को अगर मैं बेसिक फॉर्म में बताऊं तो इसका मीनिंग तो ये हो गया, बाकी आप रीड तो कर ही लेना। मीनिंग ये हो गया कि जिस चीज को मॉनेटरी फॉर्म में मेजर किया जा सकता हो, यानी जिस चीज को पैसे में बताया जा सकता हो वही चीज रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगी। और जब रिकॉर्ड होगी तो मॉनेटरी फॉर्म में होगी, किलोग्राम लीटर मीटर पीसेस इनमें रिकॉर्ड नहीं होगी। यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओनली दोस ट्रांजैक्शन, बेटा ओनली इज इंपॉर्टेंट है ना, ओनली दोस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी जिनको बताया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ मनी। हेंस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे चाहे वो कितनी भी अच्छी बातें हों। अनदर एस्पेक्ट इज दैट द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें एक और बात क्या सिखाई जाती है कि जब रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को तो रिकॉर्ड जो होते हैं नॉट टू बी कैप्ट नॉट इन द फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट का मतलब किलोग्राम लीटर मीटर सेंटीमीटर में नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये किस में किए जाएंगे? बट
इन मॉनेटरी यूनिट्स, इनको रुपी फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। आप एग्जांपल इसका देख सकते हो कि अगर हमने 5 बिल्डिंग, 20 कार, 10 कंप्यूटर खरीदे हैं, टेबल खरीदे हैं, तो क्या हम ये लिखेंगे 5 बिल्डिंग खरीदी है, 20 कार खरीदी है? नहीं, उन 5 बिल्डिंग्स की वर्थ रिकॉर्ड करेंगे। तो आई बात समझ में? ये था हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो बेटा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? बेटा गोइंग कंसर्न का मतलब है, कंसर्न यहां पे बिजनेस को बोला गया है। गोइंग कंसर्न यानी एक बिजनेस है वो चलता जाएगा, जिंदा रहेगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ऐसा माना गया है। यानी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इसको ज्यादा क्लियर वर्ड दिया जाता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब ये माना जाता है, अकाउंट्स करते समय, अकाउंट्स बनाते समय हम लोग ये मान के अकाउंट्स बनाते हैं कि हमारा बिजनेस नियर फ्यूचर में तो कम से कम लिक्विडेट या वाइंड अप या बंद नहीं होने वाला है। बेटा ऐसा नहीं है कि बंद नहीं हो सकता, बिजनेस अगर बंद होगा तो अकाउंटिंग का तरीका बदल जाएगा, थोड़ा सा कुछ और चीजों को नोटिस करना होगा, कुछ चीजें अलग हो जाएंगी। लेकिन जब डेली बेसिस पे, नॉर्मल डेली बेसिस पे अकाउंटिंग होती है तो यह माना जाता है कि अभी बिजनेस जो है वो जल्दी से बंद तो नहीं होने वाला। आप जनरली कोई सा भी बिजनेस देखो ना जिसकी अकाउंटिंग आप करते हो, किसी की भी अकाउंटिंग उठा के देख लो, कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होती है तो यही समझ के होती है कि अभी बिजनेस तो थोड़ा लंबे टाइम तक चलने वाला है, यानी हाल फिलहाल जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक तो बंद नहीं होने वाला। 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जो भी समय आप सोच सकते हो उस समय में ये बंद नहीं होने वाला है, उससे तो लंबा चलने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस बंद जल्दी होने वाला है ना, तो उसकी अकाउंटिंग भी लोग करते नहीं है। जरा आओ कुछ एग्जांपल्स देख के देखते हैं। आप लोगों ने देखा है ये दिवाली पे पटाखे वाले जो आते हैं, सकरात पे पतंग वाले जो आते हैं, जयपुर के अंदर सकरात पे पतंगे उड़ती है, दिल्ली में 15 अगस्त को उड़ती है, अलग अलग जगह जब भी है, कभी देखा है? आपको लगता है कि ये लोग अकाउंट्स बनाते हैं? पटाखा बेचने वाले जो 3 दिन पटाखे बेचता है, क्या आपको लगता है वो बेचते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं? वो लोग क्या करते हैं बेटा, 3 दिन आते हैं, ठेले पे बेचते हैं, कोई तख्ता सा सेटअप सा लगाते हैं और अपना बिजनेस करके चले जाते हैं। उनको जब वो डीलिंग करते हैं, क्या वो आपको कोई गारंटी वारंटी देते हैं कि पटाखा नहीं जला तो आ जाना हमारे पास? अगर आप जाओगे ना तो वो मिलेंगे भी नहीं। तो बेटा इसका मीनिंग क्या हुआ कि गोइंग कंसर्न का मतलब आपको बिजनेस की जब ट्रांजैक्शंस करते हो तो ये मानते हुए करते हो कि बिजनेस जल्दी से बंद नहीं होने वाला, और अगर बिजनेस जल्दी से बंद नहीं होने वाला तो तभी तो आप असेट्स को खरीदते हो। आपने देखा है कभी पटाखे की दुकान वाले, मैं परमानेंट होलसेलर्स की बात तो नहीं कर रहा लेकिन रिटेलर्स की बात करूं, कभी देखा इन लोगों को, दुकान वालों को, कि बड़ा सा सेटअप लेते हैं, फर्नीचर लगा के दुकान लगाते हैं? नहीं, क्या कर देंगे, तख्ता बिछाएंगे, कपड़ा बिछाएंगे और काम चालू कर देंगे, क्योंकि इनका जो पर्पस होता है वो लंबा समय बिजनेस को चलाना नहीं होता। जबकि हम क्या मान रहे हैं कि बिजनेस हमारा गोइंग कंसर्न है, यानी लंबे समय तक चलता जाएगा। तो जो बिजनेस लंबे समय तक चलेगा उसके हिसाब से अकाउंटिंग होगी। आप बिजनेस में फिक्स एसेट्स खरीद के लाते हो, क्यों लाते हो? आपको पता है ना ये बिजनेस लंबे समय तक चलाना है। फिक्स एसेट्स से मेरा मतलब क्या हुआ, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इस तरीके की चीजें। तो जब आप इस तरीके की चीजें खरीदते हो, क्यों सोचते हो? क्योंकि आपको लंबे समय तक बिजनेस चलाना है, इसलिए आप फर्नीचर वगैरह में इन्वेस्ट करके रखते हो, आप असेट्स को डेवलप करते हो। तो ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स, देखो गोइंग कंसर्न क्या है, मैंने आपको कहा ना ये एक अजम्पशन कहें तो ज्यादा बेहतर है, दैट बिजनेस इंडेफिनेटली, बिजनेस शैल कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन, यानी बिजनेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? इनडेफिनेटली, यानी अनंत काल तक चलता रहेगा। हमें नहीं पता कब बंद होगा, हो सकता है हम खत्म हो जाएं, हम बंद हो जाएं, लेकिन बिजनेस तो चलता रहेगा। आपने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा, धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी करी। धीरू भाई अंबानी जी तो चले गए, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हो गई? चला रहे ना मुकेश जी, चलाएंगे उसके आगे भी, यानी कंपनी बंद नहीं हुई। इंसान चाहे चलाने वाला, ओनर चाहे चला जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस हम ऐसा मानते हैं इंडेफिनेटली चलता रहता है एंड इट वुड नॉट बी लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड मतलब बिजनेस बंद नहीं होने वाला इन द नियर फोरसीएबल फ्यूचर। जितना आप देख सकते हो, आगे के बारे में सोच सकते हो, कम से कम उसमें तो बंद नहीं होने वाला। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर शोइंग द वैल्यू ऑफ असेट्स इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो वर्ड यूज करते हैं असेट्स, असेट्स मतलब संपत्ति, असेट्स का मतलब ही यही है, एक ऐसी चीज जिसे आप फ्यूचर में यूज कर पाएंगे और फ्यूचर में अपना बिजनेस चलाएंगे, तभी तो उसको असेट्स मान रहे हैं, अदरवाइज तो एक्सपेंस मान के खत्म ही कर देते हैं, है ना। आओ तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि आप असेट्स जो खरीदते हैं, आप 10 साल की लाइफ समझते हैं कि हाँ मेरा इतने साल चलेगा, तभी डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो इसी से तो निकल के आता है कि गोइंग कंसर्न है, 10 साल तक तो चलेगा बिजनेस, 10 साल तो यूज होगी असेट, चलो 10 साल में इस खर्चे को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट और आज कवर करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? देखो, अगर कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो बिजनेस करके उसका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और अगर आपका पर्पस है प्रॉफिट कमाना तो प्रॉफिट को कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा। अब डेली तो आप अकाउंटिंग किए जा रहे हो, किसी दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो बनाओगे, किसी दिन कैलकुलेट भी तो करोगे कि कब प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ हमें। अभी कब कैलकुलेट करें? क्या रोज रात को बैठ के अपना P&L बनाने बैठ जाए? क्या रोज ऐसे कैलकुलेट करे कि यार हर महीने कैलकुलेट करे यार इस महीने इतने रुपए कमाए? ये इंसान अपने हिसाब से डेवलप कर सकता है कि वो कब प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहेगा। कोई अगर ये कहता है कि सर जब बिजनेस बंद होगा ना उस समय देखूंगा मैंने जिंदगी भर में क्या कमाया, बिजनेस बंद होने का तो इंतजार ही करोगे,
आप बंद हो जाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने रिजल्ट्स को कभी तो निकालो, पता तो लगाओ। हमें स्कूल लाइफ में क्या किया, हमारे हर 1 साल तक सेशन होता है, उसके बाद 1 साल बाद रिजल्ट दे दिया जाता है। इसी तरह बिजनेस के अंदर भी रिजल्ट्स निकालने के लिए एक पीरियड डेवलप किया गया कि सब लोग अपना एक पीरियड के बाद तो रिजल्ट्स एक बार एनालाइज तो करो कि आपने बिजनेस में क्या चल रहा है, ताकि आप उनको चेंजेस तो कर पाओ अगर जरूरत हो तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है, एज वी नो दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट, हमें पता है ना कितनी लंबी है, कौन इंतजार करेगा बिजनेस के बंद होने का कि प्रॉफिट पता लगाने का। सो लाइफ को कुछ छोटे छोटे स्पैन में तोड़ दिया गया। तो लाइफ है इतनी बड़ी, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, जिसे एक एक साल में हम लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक साल में देखते हैं कि एक साल में क्या अचीव किया, क्या ग्रोथ करी। उसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर भी हमने जनरली 1 साल के पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड बोल दिया गया। अकाउंटिंग पीरियड 1 साल या इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है, जनरली 1 साल तो होता ही हो या इससे कम कर दिया जाता है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज देखो, जितनी भी लिमिटेड कंपनीज होती हैं, शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं, ये क्वार्टरली अपने रिजल्ट्स निकालती है, हर 3-3 महीने में निकालती हैं। आप न्यूज़पेपर में देखोगे इनकी बैलेंस शीट्स पब्लिश होती हैं कई बार। तो आप लोग देखते हैं, तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो क्या होता है, लाइफ को हमने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको बोल दिया अकाउंटिंग पीरियड बोल दिया। ये 1 साल हो सकता है। अब साल भी 2 तरह के होते हैं हमारे, एक होता है कैलेंडर ईयर, हम लोगों को बचपन से पता है 1 जनवरी को चालू होगा, 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरा अकाउंट्स के अंदर एक नया वर्ड आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बेटा, जो 1 अप्रैल को तो चालू होगा, जैसे अगर हम बोलें ये फाइनेंशियल ईयर कब चालू हुआ, 1 अप्रैल 2023 को, और ये खत्म कब होगा, 1 साल के पीरियड के बाद। तो 1 साल बाद कौन सी डेट आएगी, 31 मार्च आएगी। और जब 31 मार्च आएगी तो कौन से साल की आएगी बेटा, वो आएगी 2024 की। तो ये हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा बेटा, फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल से मार्च वाले ईयर को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस में अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपका बर्थ आ रहा है, मान लीजिए 15 अगस्त को, तो आपका अकाउंटिंग पीरियड 15 अगस्त से 14 अगस्त भी रखा जा सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप अकाउंटिंग पीरियड ये रख लो। लेकिन इंडिया में कई एक्ट्स, कई कानून ऐसे हैं, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जिनमें फाइनेंशियल ईयर को प्रेफर किया जाता है। इसलिए 2 तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम 15 अगस्त से 14 अगस्त भी रखें, 1 अप्रैल से 31 मार्च भी रखें। इसलिए जनरली सब लोग कैसा फॉलो करते हैं बेटा, सब लोग अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने आज आपकी क्लास में 4 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, टोटल हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके लिए बाकी कॉन्सेप्ट्स भी लेके आएंगे और इस सीरीज को आगे पूरा किया जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियोस चाहते हैं, और किसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो उस टॉपिक का नाम भी जरूर बताइएगा। अकाउंट से रिलेटेड जो भी हो, BBA, MBA, जिस भी चीज़ का टॉपिक है जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। वीडियो को लाइक, चैनल पे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।